हमारे 3 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पाठ संख्या 4 16वीं शताब्दी का आर्थिक घटनाक्रम 16वीं शताब्दी का आर्थिक घटनाक्रम पढ़ेंगे। इसकी वीडियो जो है संख्या 1 है। ये 16वीं शताब्दी का जो आर्थिक घटनाक्रम है वो विशेष रूप से हम उत्तरी यूरोप जो था वो उसका जो व्यापार था, उसका उस समय का जो आर्थिक ढांचा था, उस सारे के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे कि कैसे जो 15वीं शताब्दी का जो काल था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मैप हम आपको दिखाएंगे। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र था, जो बच्चे ज्योग्राफी के होंगे वो इस क्षेत्र को अच्छे से समझ पाएंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो था वो सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र था, और इस क्षेत्र में जो मुख्यतः देश थे वो थे इटली और आपके स्पेन। इटली और स्पेन, आपको पता है कि इनका जो व्यापार था, खासकर इटली का, वो अरब देशों से व्यापार था। और आपको पता है कि यहाँ पर पुनर्जागरण भी हुआ सबसे पहले, और नए नगरों का उदय भी हुआ। आपको पता ही है कि नगरों का उदय होने से व्यापार को, वाणिज्य को कितना लाभ हुआ था। तो ये सब कारणों से जो है इस क्षेत्र के विकास को विशेष बल जो है मिला। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इस समय में कुछ भौगोलिक खोजें हुई, कुछ नए मार्ग भी खोजे गए थे, वो भी आपको ध्यान होगा। इस सारे से स्पेन के जो नाविक थे, खासकर और पुर्तगाल के जो नाविक थे, उनकी खोजों के परिणाम स्वरूप जो नए मार्ग मिले, जो नए देश, नए उपनिवेश खोजे गए, उनमें की अगर हम बात करें तो पुर्तगाल जो है पूर्वी देशों से खासकर मसालों का व्यापार करता था, आपको ध्यान होगा। और अमेरिका जो खोजा गया था कोलंबस के द्वारा, उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ से भी जो है काफ़ी जो है आयात सोना चांदी का जो है स्पेन ने किया। तो इन देशों को काफ़ी जो है लाभ हुआ, और इस क्षेत्र के इन देशों के जो बंदरगाह थे, बंदरगाह जो नगर थे, वो काफ़ी फले और फूले। तो वेनिस, जेनेवा तो इटली, स्पेन में बार्सिलोना, ये मुख्य नगर थे। 16वीं शताब्दी की शुरू तक तो ऐसा चलता रहा, स्टार्टिंग तक। लेकिन जैसे जैसे अंत नजदीक आया इस शताब्दी का, तो स्थिति बिल्कुल उल्ट हो गई, परिवर्तित हो गई। जो क्षेत्र विकास का मतलब जहाँ पर कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे, वो पतन की ओर बढ़ना शुरू हो गया। अब जो अटलांटिक क्षेत्र है, आप पढ़े देखेंगे, अटलांटिक जो महासागर है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड और हॉलैंड, आपको पता है कि औद्योगिक क्रांति भी यहाँ पर हुई थी। तो इन देशों ने कुछ परिस्थितियों के कारण से, उन परिस्थितियों का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो उन कारणों से जो इन देशों की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक विकास था, घटनाक्रम था, वो यहाँ पर संतुलन जो था वो स्थानांतरित हो गया, बदल गया। तो आगामी जो शताब्दियाँ थी वो इंग्लैंड, उत्तरी फ्रांस और हॉलैंड के नाम लिखी गई। इन्हीं का दबदबा जो है विशेष रूप से बना रहा। इस सारे में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसका पतन जो है हुआ, और एक नई व्यवस्था आई, उसका नाम था पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था का उदय इस काल में विशेष रूप से हुआ। आज हम इसी घटनाक्रम को आगे के पाठ्यक्रम में, आगे के इस वीडियो में समझने का प्रयास जो है करेंगे। तो कैसे जो है बदला, कैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र का जो है आर्थिक पतन हुआ, और उसके जो कारण क्या थे, और उस समय स्पेन और इटली, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इन्हीं का दबदबा था, तो इनकी स्थिति कैसी थी, इस चीज का भी वर्णन हम आज करेंगे। तो आर्थिक अध्ययन जो है ज़्यादा जो है इस समय का जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसको हम समझेंगे कि कैसे जो है यूरोप के जो देश हैं आर्थिक संपन्नता में स्पेन और इटली से जो है
निकल गए आगे, खास करके इंग्लैंड और हॉलैंड। और आगामी काल में भी, उस समय तो निकले ही 16वीं शताब्दी के अंत में, तो आगामी काल में भी इन्हीं जो दो देशों का, इंग्लैंड और हॉलैंड, इन्हीं का जो दबदबा है, इन्हीं की जो उन्नति है, उसका दबदबा रहा। कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला पाए। तो इसका वर्णन इस प्रकार से है, जिसमें सबसे पहला बिंदु जो हम देख रहे हैं वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि ने कैसे इस चीज को प्रभावित किया। वहाँ स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को जो भोजन था, जो इटली और स्पेन के जो लोग थे, उनको भोजन जो था और वस्त्र जो थे, बेसिक नेसेसिटी होती है ये दो चीज़ें, तो भोजन वस्त्र, हम पढ़ते भी हैं भोजन वस्त्र और मकान। तो ये चीज़ प्रोवाइड कराने के लिए संसाधन कम पड़ रहे थे। इन चीज़ों की इतनी कमी हो गई थी कि संसाधन इन देशों के पास नहीं रह गए थे। जो व्यापारिक जो सौदे कर रहे थे, व्यापारिक सौदे मतलब लेन देन जो चल रहा था, माल आता था जाता था, तो उसका जो भुगतान है उसके लिए भी पैसा नहीं था, कठिन हो रहा था। अगर हम जनसंख्या को देखें तो जो ये वृद्धि दर इस काल में रही वो सामान्य से काफ़ी अधिक थी। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ कि स्पेन और पुर्तगाल जो थे आपके दो देश, वहाँ की अगर हम बात करें तो 1500 में जो जनसंख्या थी वो थी 90 लाख, और 1600 में जो जनसंख्या होगी वो होगी 1 करोड़ 10 लाख। तो 20 लाख जो है जनसंख्या 100 सालों में बढ़ गई। इस जनसंख्या के अनुपात में ये जनसंख्या बहुत ज़्यादा है कि 20% लगभग बढ़ गई, 5वां हिस्सा बढ़ गया। और इसी तरह से हम इटली की अगर आप बात करें तो वहाँ जो जनसंख्या थी वो 1.10 से जो है 1.30 हो गई आपकी 1 करोड़ 30 लाख। तो ये वृद्धि जो थी वो शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, सब जगह जो है समान रूप से हुई। समान रूप से वृद्धि होने का जो परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्नों का जो है वो अभाव हो गया। खाद्यान्नों का अभाव होने का कारण एक तो ये था, दूसरा जो है कृषि भी था, जो अगले बिंदु में हम पढ़ेंगे। कृषि की समस्याएं जो थी यहाँ पर इस क्षेत्र में, कृषि खाद्यान्न, अगर कृषि की तकनीक में या अन्य चीज़ों में परिवर्तन आता तो उसके कारण से हम इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। अब जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसके क्या कारण थे? छोटी आयु में विवाह, आप्रवासन, दूसरे देशों से लोग आए, दूसरे क्षेत्रों से जो लोग आए, और शहरी जनसंख्या का ज़्यादा विकास होना। तो जब जीवन अच्छा चलता है तो लाइफ लॉन्ग चलेगी, तो लोग ज़्यादा जिएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो जो ये इस सब कारणों से जो अनाज की, साधनों की जो आवश्यकता बढ़ती गई, लेकिन जो कृषि थी वो इन सब को उपलब्ध करवाने में जो है असमर्थ थी। तो ये जो है कारण है, पहला एक कारण है जनसंख्या वृद्धि। ये स्थिति भी बताई दोनों देशों की, इटली की, स्पेन की, आपके पुर्तगाल की। अब कृषि की क्या सीमाएं थी, क्या समस्याएं थी वहाँ की, कि इस जनसंख्या को वो जो है सामान्य जो आवश्यकता थी वो ही नहीं पूरी हो रही थी। तो जो आर्थिक जो संकट उत्पन्न हुआ, खाद्यान्न जो संकट उत्पन्न हुआ, उसके लिए जनसंख्या जो है वृद्धि जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। पहले तो काम चल ही रहा था, तो इस काल में ऐसी क्या दिक्कत आई, जबकि यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। मुख्य व्यवसाय अगर कृषि है तो ज़्यादातर जनसंख्या इसी काम में लगी होगी। लेकिन इसके बावजूद जो है शहरी जनसंख्या का पेट भरने के लिए बहुत ज़्यादा जो है आयात दूसरे देशों से, दूसरी जगहों से वो करना पड़ रहा था। इसका कारण क्या था कि यहाँ की जो कृषि तकनीक थी, व्यवस्था थी, वो अपरिवर्तनशील थी। कोई परिवर्तन उसमें लाना नहीं चाहते थे, लचीलापन उसके अंदर नहीं था। लचीलापन न होने के कारण से, अपरिवर्तनशील होने के कारण से संपत्ति का जो है बड़ा हिस्सा जो है कृषि क्षेत्र में तो लगाया जाता, कृषि क्षेत्र में पैसा तो लग रहा था, लेकिन लाभ नहीं हो रहा था। लाभ नहीं हो रहा था, उसका कारण क्या था कि जो तकनीक थी
एक तो वो कोई नई तकनीक नहीं अपनाई जा रही थी। दूसरा क्या था कि जो यहाँ के व्यापारी लोग थे, कृषक लोग थे, उन लोगों का जो ध्यान था उस समय वो विशेष रूप से भेड़ों की तरफ चला गया। उन लोगों ने भेड़ों की तरफ ध्यान दिया, बाड़बंदी करके जो है ज़्यादा जो है ऊन उगानी शुरू कर दी। तो ऊन का जब वो पालन करते तो उससे जो है अनाज तो था नहीं, तो ये क्षेत्र जो है ज़्यादा जो है इसमें ऊर्जा लग गई, पैसा लगा। कृषि के जो खाद्यान्नों की तरफ है वो ध्यान कम गया। दूसरा क्या था, सरकार की भी किसान वृद्धि जो है नीति थी वो उत्पादक की बजाय जो है उपभोक्ता का ध्यान रखती थी। अब उपभोक्ता का ध्यान रखेगी तो किसान की जो समस्याएं थी उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता था। किसान को कोई सहायता देनी है या उनकी कोई मांगों को जो है तवज्जो देनी है, वो नहीं होता था। और जलवायु भी अनुकूल नहीं थी, और पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो है था। तो पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण से, जलवायु अनुकूल न होने के कारण से जो है उत्पादन कम होता था, और उर्वरता भी जो है वो सामान्य थी, उपजाऊपन जो है वो सामान्य था। तो ये सब जो कारणों ने मिलकर जो योगदान दिया, तो उससे जो है किसान जो है वो तंग हुए, परेशान हुए। कि निवेश तो सरकार करती नहीं थी, ना ही कोई सरकार उनको हेल्प करती थी। ऊपर से जो है बहुत ज़्यादा जो है ऊन जो है उगाई जा रही थी, चरागाह भी क्षेत्र जो है ज़्यादा थे, और पहाड़ी क्षेत्र जो है वो भी था, जलवायु अनुकूल नहीं थी, उर्वरता सामान्य थी। तो इस सारे से तंग आकर जो है किसान जो है पलायन कर गए, पलायन कर शहरों की ओर चल बसे। दूसरा क्या हुआ, कुछ रही गई कसर जो है अकालों ने पूरी कर दी। अकालों ने जो कसर पूरी की, उस सारे का परिणाम क्या हुआ कि उस क्षेत्र की 1/3 जो भूमि थी 16वीं शताब्दी के अंत तक वो बंजर भूमि में तब्दील हो गई। कोई खेती उसके ऊपर नहीं होती थी। दूसरा जो है किसानों के पास पैसे का अभाव जो था, उसका कारण क्या था कि उस समय आपने धर्म आंदोलन पढ़े हैं, तो चर्च का जो है विशेष प्रभाव था, चर्च और मठ का। तो उन लोगों के पास जो 2% पुजारी वर्ग था वहाँ का, उसके पास जो वहाँ का राष्ट्र था, उस राष्ट्रीय आय का जो लगभग 50% पैसा उनके पास था। तो पैसा का अभाव होगा और कृषि में पैसा आया नहीं, तकनीक जो है पुरानी थी, तो सीमाएं जो है वो कृषि की कमजोर पड़नी ही थी। और इस सारे का परिणाम क्या हुआ कि जिस समय कृषि में क्रांति होनी थी, जिस समय कृषि में क्रांति आनी थी, उस समय क्या हुआ, पुनः सामंतीकरण। सामंतीकरण तो आपको याद होगा ही कि कैसे जो है फ्यूड जो है आपका दे दिया जाता था, एक टुकड़ा दे दिया जाता था जमीन का, और उसको उसके बदले जो है उस सैनिक सेवाएं या अन्य जो लाभ जो है व्यक्ति देता था राजा को या प्रमुख को। तो कृषि जो है पुरानी राह पर चल पड़ी। अब किसी क्षेत्र का अगर जो मुख्य व्यवसाय है, अगर वो उसका पतन हो जाएगा, तो उस क्षेत्र का भी क्या होगा, तो उसमें भी गिरावट आएगी ही, उसके व्यापार में, उसकी हर चीज़ में गिरावट आएगी। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गया कि एक और चीज़ इसमें हुई थी कि स्पेन के जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में स्पेन के जो जैतून का तेल था और शराब की जो मांग थी वो ज़्यादा बढ़ी। तो इन लोगों ने इसकी तरफ भी ध्यान दे दिया। तो उस सारे से गेहूं का जो उत्पादन है, गेहूं की जो उपलब्धता है, वो सारी जो है प्रभावित हो गई थी उन देशों में। स्पेन की अगर हम बात करें विशेष रूप से, तो इन सब कारणों से भी जो है कृषि की समस्या खड़ी हुई। जनसंख्या एक समस्या थी, कृषि का पतन, कृषि की ये सीमाएं जो है एक समस्या थी। इस सारे से क्या हो रहा था, सब कुल मिलाकर उस क्षेत्र का पतन। अब हम बात करते हैं औद्योगिक पतन की। औद्योगिक पतन में, उद्योगों में देखो, जब कृषि जो मुख्य व्यवसाय था उसमें अगर पतन आया तो और चीज़ों की प्रगति में भी क्या आएगी, रुकावट तो आएगी, ये तो तय है, गिरावट आएगी। संसाधन जुटाने में वो असमर्थ हो रहे थे उद्योगों के लिए, विकास रुकेगा।
ये बात एक अलग है कि जो 16वीं शताब्दी का जो थर्ड और फोर्थ जो है डिकेड था, दशक थे, अगर हम 16वीं शताब्दी का मतलब समझते हैं पहली बार तो 1500 से शुरू होगी 16वीं शताब्दी और 1600 तक आकर वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका तीसरा दशक जो है 1521 से शुरू होगा और 30 तक चलेगा। इसी तरह से चौथा दशक जो है वो आपका ये है। तो इस तरह से आप दशकों और शताब्दी को समझें। हालांकि इन दशकों में जो है यहाँ पर सुधार जो है उन्नति जो है प्रगति वो देखी गई थी कि पूंजी, ऐसा लगने लगा था कि ये औद्योगिक पूंजीवाद की जो है शुरुआत है यहाँ पर। स्पेन ने अपने उपनिवेशों में कपड़ा बेचा, वेनिस में भी यही जो है पद्धति चली। इसका कारण क्या था कि उस समय उपनिवेशों में मांग बढ़ रही थी और लोग जो है, जहाँ के लोग व्यापारी थे वो लोग अपनी शान पर जो है खूब खुल कर खर्च भी कर रहे थे। जो खर्च होगा तो व्यवस्था ठीक चल रही थी उस समय। और ये जो क्रांति थी, ये जो उठाव था, विशेष रूप से ये उठाव जो है यहाँ तक ही सीमित नहीं था। इस उठाव की अगर हम बात करें तो वेनिस, फ्लोरेंस, ये तो इटली के शहर आपको याद होंगे, मंतुआ, सर्वोजिया, कार्डोवा, टोलेडो, और यहाँ तक कि ऑटोमन में भी जो है ये प्रगति फैली, यहाँ तक इसका प्रभाव गया। अब हम बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे आखिर क्या हुआ कि ये गति ठंडी पड़ गई, क्योंकि पतन ही हुआ, हम पतन का ही, ये तो उठाव की बात की हमने, कैसे उठाव चल रहा था, लेकिन वो उठाव कैसे एकदम ठंडा पड़ गया। जो कंपटीशन था वो इंग्लैंड और हॉलैंड के साथ था। तो इंग्लैंड और हॉलैंड के जो व्यापारी थे, जो उद्योगपति थे, उनके साथ स्पेन के लोग जो है इनकी प्रगति के साथ, इनके व्यापार के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए उद्योगों से। आखिर में फ्लोरेंस में जो है उत्पादन घटने लगा। वेनिस का भी जो उद्योग था उन्हीं वस्त्रों का, वो ठंडा पड़ गया। और स्पेन जो है एक समय ऐसा आ गया कि अब आपूर्ति करने में असमर्थ हो गया, और ये निर्भर भी थे जहाजी बेड़े के लिए। जो है स्पेन जो है स्पेन पर निर्भर था। स्पेन अगर उसको जहाज देगा तो उसका विकास होगा, नहीं तो नहीं होगा। इंग्लैंड के इस समय में जो अन्य जो क्षेत्र थे उनमें भी विकास होने लगा था, खनन, कागज, धातुकर्म। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड, हॉलैंड जो कि अटलांटिक क्षेत्र के जो क्षेत्र थे या देश थे, उन क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य जो है वो फल रहा था, फूल रहा था, और जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र थे वो पिछड़ रहे थे। तो इस सारे से उत्तरी यूरोप के देश थे ये, इसमें जो है काफ़ी सुधार आया। पक्के माल के जो बाजार थे, खासकर उपनिवेश ही थे, उपनिवेश बनाए जाने लगे थे उस समय में, तो उनमें जो है इनके पांव मजबूती से टिक गए। कारण इनकी जो कॉस्ट थी वो कम पड़ रही थी, और इन्होंने कम लाभ पर उस समय जो है अपना जो माल है वो बेचा, तो इनका माल ज़्यादा बिकने लगा। और ज़्यादा जब इनका माल बिका तो ये इनका जो है मार्केट पर एकाधिकार होना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ स्पेन के जो पांव हैं वो, या अन्य जो देशों के पांव हैं भूमध्य सागर के, वो पांव उखड़ने लगे थे। स्पेन के बाजार में फ्रांस का रेशम बिका। इंग्लैंड का जो ऊनी वस्त्र था जो स्पेन में बिकना शुरू हो गया, इटली में बिकना शुरू हो गया। जो क्षेत्र कभी निर्यात करता था अब वो आयात कर रहा था, उसके बाजार जो है फैल हो रहे थे। जर्मनी और फ्लैंडर्स को भी जो है इन प्रतियोगी थे, प्रतिस्पर्धी थे, इनसे हानि हो रही थी। फ्लैंडर्स का जो है उद्योग जो था, कपड़ा उद्योग विशेष रूप से था, तो वो मंद पड़ने लगा था, कमज़ोर पड़ने लगा था।
तो कुल मिलाकर उत्तरी जो इटली और आपका स्पेन है, इन्होंने जो है प्रतियोगियों से, अपने जो है प्रतिद्वंदियों से इस काल में जो है आकर हार मान ली, और जो औद्योगिक या आर्थिक सुधार या प्रगति की जो दिशा है वो पूरी तरह से इंग्लैंड या अटलांटिक क्षेत्र की ओर हो गई। ये 3 हमने बिंदु अभी तक पढ़े हैं। चौथा जो बिंदु है वो हम पढ़ेंगे स्पेन का आर्थिक पिछड़ापन। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये अगली वीडियो में ही पढ़ेंगे हम। तब तक अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो वो आप पूछें, समझें। एक मैप आपने देखना है। अभी आपको एक मैप मैं दिखाऊंगा, इस मैप का अध्ययन करना है। इस मैप को बना लो आप, सिलेबस में तो नहीं है अभी, लेकिन इसको आप बना लो। बनाने का इसका आपको लाभ ही है। इससे जो विश्व इतिहास का जो आपका विश्व का जो मैप है उसकी जो आपकी नॉलेज है वो अच्छी हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो ये आपका जो है इस लेसन से भी बहुत सारी चीज़ें जो है, तीसरा जो आपका मैप होगा, थर्ड मैप जो होगा, इस लेसन से काफ़ी चीज़ें उसमें आने वाली हैं। तो आप इसको अच्छे से देखें। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंग्लिश में है ये देखो आप, ये अटलांटिक क्षेत्र है, ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर, ये आपका एडिटिक, ओटोमन की हमने बात की थी, ये रोम है, ये नेपल्स आपका, ये फ्रांस है, ये स्पेन के शहर हैं, और ये आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड की हमने बात की, इंग्लैंड का जो विकास विशेष रूप से हुआ। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, तो इन देशों को आप इसमें समझ लें, इन सागर को, ब्लैक सागर, काला सागर। तो इससे फिर हम आगे जो इतिहास पढ़ेंगे, विश्व इतिहास, उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ये आप ध्यान से देखें। इस वीडियो को रोक कर आप इसको बना भी सकते हैं, देख लें।